डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोलिजन डायमीटर यानी कि संगत व्यास, कोलिजन नंबर यानी कि संगत संख्या और औसत मुक्त पाथ यानी कि मीन फ्री पाथ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलिजन डायमीटर क्या होता है, संगत व्यास क्या होता है। जब भी कोई दो अणु, दो मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है कि मिनिमम कितना वो एक दूसरे के निकट आ सकते हैं, वो एक दूरी तय होती है। इससे अधिक वो एक दूसरे के समीप नहीं आ सकते। तो इस दूरी के ऊपर जो उनके रिपल्शन बल हैं, वो रिपल्शन बल जो है वो अधिकतम होते हैं, अधिक प्रबल हो जाते हैं। तो इस वजह से कभी भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आ सकते, भौतिक संपर्क में नहीं आ सकते हैं। फिर भी हम ये मानते हैं कि इन दो अणुओं के मध्य में कोलिजन हुआ। कोलिजन होने का तात्पर्य यह है कि दोनों के अणुओं के केंद्रों की वह दूरी जब वो एक दूसरे के निकटतम होते हैं उसको हम कहते हैं कोलिजन डायमीटर, संगत व्यास। यानी कि जितना अधिक नज़दीक ये अणु, आप जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि अधिकतम जो है हमने यहाँ पर इसकी बाउंड्री जो है वो टच करवा दी है दोनों की, तो इससे अधिक वो निकट आ नहीं सकते। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कि इन दोनों के मध्य के, इन दोनों अणु जो हैं, इन दोनों के केंद्रों की जो मध्य की दूरी है, इसको हम कोलिजन डायमीटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि इसको हमने यहाँ पर सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट कर रखा है। और सिग्मा का जो मान है ये हम प्राय इसका 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की कोटि के ये होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी केंद्रों की दूरी सिग्मा से कम होगी उन अणुओं में सदैव ही कोलिजन होते रहेंगे। कि मतलब अगर निकटतम दूरी अगर सिग्मा से कम है तो डेफिनेटली वहाँ पर कोलिजन्स हो रहे हैं। सेकेंड हम देखते हैं कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर यानी कि संगत संख्या। अणुगतिक सिद्धांत की व्याख्या के आधार पर हमने देखा था कि जो भी कोई गैस है उसके अंदर जो अणुओं की संख्या है उसमें से कोई भी अगर एकल अणु अगर इकाई समय के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर अगर कोलाइड करता है तो उसकी जो अणु की संख्या हमने जिस प्रकार से निकाली थी वहाँ पर √2πσ² रो के बराबर होती है। यहाँ पर c जो है वो अणुओं की औसत गति है और जो रो है वो गैस के इकाई आयतन में अणुओं का घनत्व है, या इसको हम नंबर डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो ये संख्या वाकई में उन अणुओं की संख्या को दर्शाती है, उन अणुओं के, उन मॉलिक्यूल्स के नंबर को दर्शाती है जो किसी इकाई समय के अंदर इकाई आयतन में टकरों की संख्या के बराबर होती है, यानी कि कोलिजन के नंबर के बराबर होती है। तो उसी को हम कोलिजन नंबर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार Z1 इज इक्वल टू, जैसा कि हमने कोलिजन थ्योरी के अंदर देखा था, √2πσ² और रो है। अब यहाँ पर हम इकाई आयतन में और इकाई समय में अगर परस्पर टक्कर करने वाली अणुओं की संख्या अगर इसके बराबर है तो अब चूंकि प्रत्येक टक्कर दो अणुओं के मध्य में होती है तो इसलिए समान अणुओं के मध्य इकाई समय में और इकाई आयतन में होने वाली जो टक्करों की संख्या है उसको हम इस प्रकार जो व्यंजक है हमारे उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जो हमने ऊपर बताया उसको अब हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1/√2πσ² रो²। इसके बाद हम देख सकते हैं कि मीन फ्री पाथ क्या होता है, औसत मुक्त पथ क्या होता है। दो टकरों के जो बीच की दूरी जो किसी भी अणु को तय करनी पड़ती है कोलिजन से पहले, उसको हम फ्री पाथ कहते हैं या मुक्त पथ कहते हैं। और ये जो दूरी है वो समय के साथ साथ बदलती रहती है, जैसा कि अभी आप आगे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी पाथ दिखाया है और उनके मध्य की जो दूरी है वो दिखाई है। ये जैसे आप देख सकते हैं D1, D2, D3 इस प्रकार की ये तय की गई इनकी दूरियां हैं कि मतलब कोलिजन से पहले इतना कम से कम इनको डिस्टेंस चलना पड़ रहा है तब जाके कहीं कोलिजन हो रहा है। तो इन सभी मुक्त पथों का हम औसत निकाल लेते हैं। और जब ये सारे जो पथ जितने भी मतलब एक अणु को दूसरे अणु से टकराने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर D1, D2, D3 बताया, तो अलग अलग दूरी को तय किया उन्होंने। इन सभी फ्री पाथ्स जो हैं इनका हमने औसत निकाल लिया। इस औसत को हम बोलते हैं, जो वैल्यू आई हमारे पास उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ या औसत मुक्त पथ। दो लगातार टकरों के बीच की जो औसत दूरी होती है जो एक अणु को तय करनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं औसत मुक्त
पथ। अब जैसा कि यहाँ पर हमने एक फॉर्मूले के द्वारा इसको दर्शाया है, लैम्डा इज़ इक्वल टू KT डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर पी के बराबर है। यहाँ पर गैस का अणु का जो माध्य मुक्त पथ है वो हम देख सकते हैं कि दाब के व्युत्क्रमानुपाती बता रखा है हमने। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि KT कांस्टेंट हो गया, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, dB अगर वो सेम है तो सब कांस्टेंट हो गया। तो उस स्थिति के अंदर ये इसके दाब जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और इसका जो मान है वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर कोटि का होता है। जो अणुओं का जो व्यास है, उनका जो डायमीटर है उससे लगभग 1000 गुना अधिक होता है। अब हम इसको विस्कासिता की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर औसत मुक्त पथ को हमने यहाँ पर L, कैपिटल L के द्वारा दर्शाया है और जो विस्कासिता गुणांक है वो हमने यहाँ पर नीटा लिया है। तो इनके मध्य में जो संबंध है उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा दर्शा सकते हैं कि L इज़ इक्वल टू 3 नीटा डिवाइडेड बाय DC। इक्वेशन हमने दे दी है इसके अंदर। सो नीटा जो है यहाँ पर विस्कासिता गुणांक है और √3 बाय, अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √3 बाय P इंटू डी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो C बार है, जो औसत वेग है वो किसके बराबर होता है, 3 या वर्ग माध्य मूल वेग है वो किसके बराबर होता है, सो √3 PV बाय MN होता है। या हम उसको √3 P बाय DB दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर C का मान भी यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं और इस प्रकार हमें ये L का मान जो है वो प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर D गैस का घनत्व है, P इसका दाब है। सो विस्कासिता जो गुणांक है, या संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विस्कासिता डाइन में वह बल है जो गैस के 1 सेंटीमीटर दूरी वाले 2 समानांतर परतों के समानांतर जो लेयर्स हैं उनके परतों के वेग में इकाई क्षेत्रफल में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का अंतर बनाए रखें। इसे हम डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी, डाइन पर सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी इकाई जैसा कि हम जानते हैं कि पॉइस होती है। तो इस प्रकार हम विस्कासिता गुणांक और जो औसत मुक्त पथ है उसके मध्य में संबंध को भी हम दर्शा सकते हैं।